हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 176 बेबी प्लेनिंग कर लेते हैं। अक्षता ने स्माइल की और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और अविनाश और अक्षता से दूसरे से दूर हट गए और अविनाश दरवाजा खोलने गया। सामने ही युवराज और शिवांगी खड़े थे। युवराज और शिवांगी दोनों के चेहरे पर परेशानी थी। अक्षता ने युवराज और शिवांगी को देखकर उनके पास जाकर दोनों को गले मिली और शिवांगी को परेशान देखकर अक्षत ने कहा, क्या बात है मोम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? नानी अच्छे से चली तो गई ना? सब ठीक है ना? विधि मासी ने कुछ कहा आपसे? शिवांगी, नहीं अक्षता, वह क्यों कुछ कहेगी, वह तो चाहती है ना कि माँ उसके पास रहे। वह भी तो अकेली है और उसकी बेटी, उसे भी किसी बड़े की जरूरत है, इसलिए मैंने मॉम को जाने दिया, लेकिन मेरा मन नहीं था कि माँ यहाँ से जाए। युवराज, जो होना था हो गया शिवांगी, वह तुम्हारे अकेले की माँ नहीं है। विधि भी उनकी बेटी है और उसका उन पर भी हक है। तुम ऐसे उन्हें रोक तो नहीं सकती थी ना जब वह जाना चाहती थी विधि के साथ। शिवांगी, दरअसल युवराज, मैं विधि के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ विधि के साथ नहीं जाना चाहती थी, वह यही अक्षता के पास रहना चाहती थी। अभी अक्षता को भी तो उनकी जरूरत थी ना, लेकिन विधि की जिद की वजह से उन्हें जाना पड़ा। तुम तो जानते हो ना वो छोटी सी बात का कितना बड़ा इशू बना देती है, इसीलिए बस। अक्षता, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन की तो बात है, जब तक नानी जी का मन होगा वह वहां रहेंगे, जब उनका मन नहीं होगा हम उन्हें वापस बुला लेंगे। युवराज, वैसे मैंने एक बात नोटिस की है शिवांगी, की तुम्हारी बहू तुमसे भी बहुत ज्यादा समझदार है। तुम तो हर बात को ऐसे ही इमोशनली ले लेती हो और यह हर बात अच्छे से समझकर जवाब देती है। अक्षता, जी नहीं डैड, मेरी मॉम के बारे में कुछ भी मत कहिए, मेरी मॉम सबसे अच्छी मॉम है। अविनाश, देख लीजिए डैड, इन दोनों की सास बहू की तो टीम बन गई। अगर आप चाहे तो मेरी टीम में आ सकते हैं, मैं फ्री हूँ। युवराज ने शिवांगी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जी बिल्कुल भी नहीं, मेरे बच्चे मेरी बीवी से पहले तो कभी भी नहीं होने वाले, क्योंकि जिंदगी भर हम इन्हीं की टीम में रहे हैं और इन्हीं की टीम में रहेंगे। तुम अकेले रहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अक्षता हमारी टीम में आ जाती है तो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी हंसने लगे और अविनाश का मुंह बन गया। शिवांगी ने प्यार से अविनाश के मुंह पर हाथ मारते हुए कहा, बेवकूफ, मैं तुम्हारी ही मॉम हूं और तुम्हारी ही रहूंगी। शिवांगी ने अविनाश को गले से लगा लिया और उन दोनों को ऐसे देखकर अब अक्षता ने कहा, मोम मैं भी हूं यहाँ पर। शिवांगी ने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए और अविनाश और अक्षता दोनों को गले लगा लिया। युवराज ने भी स्माइल की। सिंघानिया हाउस। शाम ढल गई थी और रात होने लगी थी। करण आज काफी देर से ऑफिस से आया था, क्योंकि पूरा दिन उसे काफी काम था। युवांशी ने भी उसे कई बार कॉल की, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। करण ने सोचा कि वह युवांशी को लेकर आज कहीं बाहर डिनर पर जाएगा, इसलिए वह जल्दी से घर के अंदर आया। हाल में कोई भी नहीं था, शायद सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। करण ने खुद से कहा, आज पूरा घर ही बिजी लग रहा है। कोई बात नहीं, पहले मैं युवंशी को बोलता हूँ जल्दी से रेडी हो जाए। करण सीधा अपने रूम की तरफ गया और दरवाजे से ही उसे कैसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। वो एकदम शॉक रह गया। उसे युवांशी की सभी पुरानी बातें याद आने लगी, जो उसने करण से फोन पर कही थी कि वो बच्चा कहीं से भी अरेंज कर लेगी, चाहे उसे चोरी करनी पड़े, यहाँ किसी को पैसे देकर बच्चा लेकर आना पड़े। करण ने थोड़ा परेशानी वाले एक्सप्रेशन चेहरे पर लाते हुए कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, इसका बचपन कहीं कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। मुझे जल्दी देखना होगा अब ये कहां से बच्चा लेकर आ गई है। करण रूम में गया तो उसने देखा कि युवांशी एक वाइट कलर के कपड़े में किसी बच्चे को चुप करवा रही थी और रूम में इधर उधर घूम रही थी। वह बच्चे को पूरी तरह से कर किया हुआ था और वह लगातार रो रहा था। करण ने डरते हुए जल्दी से युवांशी के पास आकर उसका हाथ पकड़ और कहा, ये क्या हरकत है और कहां से लेकर आई, किसका बच्चा है ये? युवांशी, तुम पागल हो गए हो क्या? करें, तुम्हें क्या लगता मैं किसी का बच्चा उठा कर ले आऊंगी? यह मेरा अपना बच्चा है, हम दोनों का।
करण, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ युवांशी, तो तुम मुझे ऐसे एक्सक्लूसिव दे रही हो। सच बताओ कहाँ से लेकर आए हो इसे, अभी के अभी उसे वापस उनके पेरेंट्स को देना होगा। तुम्हारा दिमाग इतना खराब है, यह मैं कभी नहीं सोच सकता। तुम्हारा बचपना कभी खत्म नहीं हो सकता क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम्हारी यह हरकत पता है सब कुछ गड़बड़ कर सकती है। युवांशी कुछ कहती उससे पहले ही करण ने वह कवर में रखा हुआ बच्चा युवांशी से छीन लिया और वह हैरान रह गया, क्योंकि वह कोई असली बच्चा नहीं बल्कि एक खिलौने वाला बच्चा था। ये उसे बिल्कुल असली लग रहा था और युवांशी की ने उसमें रोने की आवाज को रिकॉर्ड किया हुआ था। करण एकदम से घबरा गया और उसके खिलौने बच्चे को देखकर हैरानी से युवांशी से कहा, यह क्या मजाक था युवांशी, मुझे डरा दिया तुमने। युवांशी जोर जोर से हंसने लगी और ताली बजाते हुए उसने कहा, करण डर गया। कारण डर गया, मैंने कहा था ना, मैं कहीं से भी मनेगे कर लूंगी, तो मैं अरेंज कर लिया और यह सच में मेरा ही है, किसी से उठाकर नहीं लाए और नहीं कोई गड़बड़ होगी इसे लेकर आने से। करण, तुम्हारे मजाक के चक्कर में मेरी सांस रुकने वाली थी, तुम सच में बहुत बिगड़ गई हो। युवांशी, अच्छा तुम चलो ये सब छोड़ो, ये तो मजाक था, हम नीचे चलकर खाना खाते हैं। करण, लेकिन खाना तो हम बाद में कर ही लेंगे, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी विश पूरी करनी है। चलो अभी हम बेबी को लाने के लिए कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। एपिसोड 177 प्रेगनेंसी क्रेविंग एंड अक्षिता का मन हुआ नूडल्स खाने का। युवंशी हंसने लगी और कहा, तो तुम मेरी हर बात को इतना सीरियस ले लेते हो क्या? ये सब ऐसे ही मजाक था, चलो पहले डिनर करते हैं। करण ने युवांशी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लाया। दोनों एक दूसरे की बेहद करीब थे, एक दूसरे की सांसों की आवाज दोनों को साफ सुनाई दे रही थी। युवांशी करण की आंखों में देख रही थी और करण युवंशी की तरफ अजीब सी नजरों से घूर रहा था। युवांशी, अब ये सब हरकतें हो गई हूं तो डिनर करने चले, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, नीचे सभी वेट कर रहे होंगे। करण, कोई वेट नहीं कर रहा, नीचे सभी अपनों में कम बिजी हैं और आज हम डिनर घर नहीं बाहर करेंगे, लेकिन उसके पहले जो तुमने मुझे जिम्मेवारी दी है उसे तो पूरा कर लेना चाहिए ना। युवांशी ने हैरानी से कहा, मैंने तुम्हें कौन सी जिम्मेदारी दी है? करण, अब तुम इतना सीरियस होकर बेबी के बारे में सोच रही हो तो पहले हम लोग भी प्लानिंग के लिए कुछ कर लेते हैं, उसके बाद डिनर कर लेंगे। वैसे भी बाद में भूख तो लग ही जाएगी ना, तो अभी जल्दी से मुझे मेरा काम करने दो और तुम चुपचाप रहो। युवांशी ने झटके से खुद को छुड़वाया और कहा, बेवकूफ हो गए हो क्या तुम? मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब कह रही थी। हमारी शादी को कुछ ही महीने हुई है और यह सब मेरे बस की बात नहीं है। करण, हाँ समझ गया कि तुम मजाक कर रही थी, लेकिन मैंने तो यह मजाक को सीरियसली ले लिया ना। अब पछताना मत, मैं जो भी करने वाला हूँ उसके लिए। करण ने युवांशी को करीब लाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और युवंशी ने करण के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, बेवकूफ कहीं के, अभी इसके लिए टाइम नहीं है। हाँ तो तुम्हारा मन है तो पैकेट लेकर आओ, वरना जो यहाँ से। करण, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो तुमने कहा है तुम्हारी विश कर पूरी करना मेरी जिम्मेवारी है। आफ्टर ऑल पति हूँ तुम्हारा, अपनी पत्नी की कोई भी विश कैसे ठुकरा सकता हूँ? युवांशी, तुम्हारी पत्नी फिलहाल ये कह रही है कि उसे भूख लगी है। अगर मुझे डिनर पर लेकर जाने का इरादा है तो मैं रेडी हो जाती हूँ, वरना नीचे चलते हैं, मुझे खाना खाना है। करण ने युवंशी के होठों पर एक पिक देकर उसे छोड़ दिया और कहा, ठीक है अभी तो रेडी हो जाओ, वापस आने के बाद बताता हूँ तुम्हें कि मजाक करना कितना भारी पड़ता है, वो भी करण सिंघानिया से। युवांशी, वॉटेवर, अभी मुझे रेडी होने दो, तुम्हारी तो आदत है। करण ने आगे कुछ नहीं कहा और युवांशी मुस्काते हुए रेडी होने चली गई। करीब 15 मिनट के बाद युवांशी बाहर आई तो उसने ग्रे कलर का टॉप और ब्लू जीन पहनी हुई थी। युवांशी ने पैरों में पहले पहने और हाथ में एक ब्रेसलेट। उसने अपना फोन लिया और कारण से कहा, चलो मैं तो रेडी हो गई। कारण, जो कि बेड पर बैठा अपने फोन पर कुछ कर रहा था, उसने युवांशी को देखकर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी ये आदत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि तुम बाकी लड़कियों की तरह रेडी होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती। युवांशी,
और तुम्हारी सबसे बुरी आदत मुझे यही लगती है कि तुमसे कोई भी मजाक कर लो तुम्हें वो सीरियसली लेना होता है, बेवकूफ कहीं के। करण, और जब तुम मुझे बेवकूफ कहती हो ना तो मुझे बुरा नहीं लगता और अच्छा लगता है। युवांशी, कहने के लिए नहीं कहती तुम हो कि बेवकूफ। करण, अच्छा आपकी बातें हो गई हो तो चले, पहले बहुत लेट हो गया। अब तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? पहले तो तुम्हारी भूख ने आसमान सर पर उठा रखा था। युवंशी ने कुछ नहीं कहा और उसने कारण का हाथ पकड़ दोनों रूम से निकल गए और नीचे जाकर कार में बैठे। ड्राइवर ने कार चलना शुरू किया और कुछ ही देर में दोनों एक 7 स्टार होटल में पहुंचे। ये बहुत ही बड़ा ग्रैंड होटल था। युवांशी ने करण से कहा, ये तुम कहाँ लेकर आए मुझे? मुझे लगता है मैं यहाँ आए नहीं पहले कभी। चलो तुम्हारी चॉइस तो थोड़ी चेंज हुई, मुझे तो लगा हर बार की तरह मुझे 5 स्टार होटल में लेकर जाओगे। करण, अब मेरी बीवी की बोरियत दूर करने के लिए कुछ तो करना ही था ना। और यह होटल इस शहर का सबसे बड़ा और ग्रैंड होटल है। यहाँ होटल के अंदर के वहाँ बहुत ही कम लोग थे क्योंकि यह बहुत खास वीआईपी लोगों के लिए बनाया गया था और कोई आम इंसान या नॉर्मल वीआईपी भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। करण ने ये सब युवांशी को खुश करने के लिए किया था। युवांशी सच में खुश थी क्योंकि आज करण उसे काफी दिनों की बात की बाहर लेकर आया था और वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करने वाले थे। युवांशी ने खाने को कभी कुछ ऑर्डर किया और करण ने कहा, इतना सब खाएगा कौन? मुझसे तो उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। युवांशी, हाँ तो तुम्हें कभी कौन रहा है? ये सब मैं खाने वाली हूँ। वैसे भी तुम्हें पता है ना मेरा कितना वेट कम होता जा रहा है, तो गेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। करण, हाँ तो मैं तुम्हें कहा तो वेट बढ़ाने के लिए मुझे थेरेपी ले लो, देखना फिर वेट कम होने का नाम ही नहीं लेगा। युवांशी, बेवकूफ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अभी मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है और उसमें भी बहुत टाइम है। कम से कम अगले 2-3 साल तक तुम मुझे उसके लिए फोर्स भी मत करना और ना ही कहना यह मजाक था तो उसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। अब बार बार उसे याद मत दिलाओ मुझे। युवराज का घर। अविनाश अपने रूम में बेड पर बैठे हुए थे। अक्षता ने अविनाश की गोद में सर रखा हुआ था। अविनाश अक्षता का सर सहला रहा था। अक्षता की तबीयत उसके चेहरे को देखकर थोड़ी खराब लग रही थी। अविनाश ने अक्षता से कहा, अक्षता देखो, अगर ठीक फील नहीं कर रही हो तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तुमने खाना भी नहीं खाया अच्छे से। अच्छा बताओ क्या खाने का मन है, मैं तुम्हें मंगवा देता हूँ। अक्षता ने अविनाश की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत कीजिए अविनाश, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है बस। इतना कहते ही अक्षता अचानक से उठी और भागकर वॉशरूम की तरफ गई। अविनाश समझ गया कि अक्षता को फिर से वॉमिटिंग होने लगी है। सुबह से यही हो रहा था, अक्षता से कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। जैसे वह कुछ खाने लगती उसे उल्टी होना शुरू हो जाती, जबकि प्रेगनेंसी में तो ये होता ही था। लेकिन अविनाश अक्षता की हालत देखकर घबरा गया था। वह नहीं चाहता था कि अक्षता की हालत बिल्कुल भी खराब हो। थोड़ी देर बाद अक्षता वॉशरूम से बाहर आई। वह अपना टॉवल से अपना चेहरा साफ कर रही थी। अविनाश उठा और अक्षता के पास जाकर उसे गोद में उठा लिया। अक्षता ने अविनाश के गले में बाहें डालते हुए कहा, ये सब क्या है अविनाश? मैं ठीक हूँ, इतनी भी वीक नहीं हूँ बस। अविनाश ने अक्षता की होठों पर उंगली रखी और कहा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, चुपचाप आराम करो और बताओ क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए, जूस या कुछ खाने का मन हो तुम्हारा? जब तक तुम कुछ खाओगी नहीं यह वॉमिटिंग हटने वाली नहीं है। अक्षता, लेकिन अविनाश आप जानते हैं ना, जब मैं कुछ खा रही हूँ उसी टाइम वह मीटिंग होनी स्टार्ट हो रही है। मैं जानबूझकर तो नहीं। अविनाश, अक्षता तुम्हें किसने कहा तुम जानबूझकर यह सब कर रही हो? तुम भी एकदम पागल हो। अब ये बातें मत करो, बताओ क्या खाना है। अविनाश जानता था कि प्रेगनेंसी के टाइम मूड स्विंग वगैरह होते थे। उसे शिवांगी ने ये सब अच्छे से समझाया था कि वह अक्षता की किसी बात पर भी गुस्सा ना करे। अविनाश इतना भी एग्रेसिव नहीं था कि वह छोटी छोटी बात पर अक्षता पर गुस्सा करने लगे, इसलिए वह उसे आराम से हैंडल कर रहा था। अविनाश की बात सुनकर अक्षर कुछ सोचने लगी कि उसे क्या खाने का मन है। अविनाश अक्षता के चेहरे की तरफ देख रहा था। अक्षता ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है अविनाश, अभी मेरा नूडल्स खाने का मन है, कुछ चटपटा सा, उसके साथ पेस्ट्री भी।
अविनाश ने स्माइल की और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम्हारा कुछ खाने का मन तो हुआ, मैं अभी तुम्हारे लिए नूडल्स और पेस्ट्री ऑर्डर करवा देता हूँ। अक्षता ने अविनाश का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अविनाश, मैं बाहर से कुछ नहीं खा सकती ना, बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ेगा, मुझे घर के बने हुए नूडल्स ही चाहिए और पेस्ट्री आप मुझे बाहर से मंगवा दीजिए, लेकिन वह फ्रेश पेस्ट्री ही होनी चाहिए। अविनाश ने मुस्कुराते हुए अविनाश अक्षता की गाल पर किस की और कहा, हाँ वो तो मैं मंगवा दूंगा, लेकिन नूडल्स घर पर बने हुए। अक्षता, आप सोच क्या रहे हैं? आपको तो खाना बनाना आता है ना, आप बना दीजिए मेरे लिए। अविनाश, अक्षता एक्चुअली मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन यह नूडल्स वगैरह कभी ट्राई नहीं की, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आपकी तुम्हारे लिए अच्छे से जरूर बनवा कर आता हूँ, वह भी घर के बने हुए। अक्षता ने कोई जवाब नहीं दिया और अविनाश जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। अविनाश किचन में जाकर पहले सामान ढूंढने लगा और सभी सामान निकाल कर उसने रख दिया। अविनाश ने यूट्यूब खोला और उसे पर से नूडल्स बनाने सीखने लगा, लेकिन काफी वीडियो देखने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि हर वीडियो में अलग अलग दिखाया गया था। इसलिए अविनाश कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, भाड़ में जाए ये वीडियो, एक काम करता हूँ, मोम को बोलता हूँ वो अच्छे से नूडल्स बना देगी अक्षता के लिए, उन्हें पता है क्या हेल्थी और क्या नहीं। अविनाश जाने लगा था, फिर उसने कहा, लेकिन इस वक्त मॉम को परेशान करना ठीक नहीं होगा, वो लोग सो रहे होंगे। अभी अविनाश यही सोच रहा था कि तभी शिवांगी किचन में आई से कहा, अविनाश क्या कर रहे हो किचन में? कब से देख रही हूँ किचन से इतनी आवाज से आ रही है, भूख लगी है या कुछ खाने का मन है? उद्धरण चिन्ह। अविनाश, एक्चुअली मॉम सॉरी, लेकिन अक्षता का नूडल्स खाने का मन है और वो घर के बने हुए नूडल्स ही खाना चाहती है, बाहर से मंगवाना नहीं चाहती, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाऊं। शिवांगी ने अविनाश को पीछे किया और खुद पैन को गैस पर रखकर उसमें तेल डाला और कहा, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है तो उसे भी बोल सकते हो, तुम जब कल को नहीं रहूंगी तब तो खुद सब कुछ करना ही पड़ेगा। अविनाश समझ गया कि उसने शिवांगी से नूडल्स बनाने को नहीं कहा और खुद करने लगा, इसलिए शिवांगी को बुरा लगा होगा। अविनाश ने शिवांगी के कंधे पर सर रखते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको वैसे परेशान नहीं करना चाहता था, मुझे लगा आप सो रही होंगी। शिवांगी, अपने बच्चों के बुलाने पर भी कभी माँ परेशान होती है, आगे से अगर ऐसी हरकत की तो बहुत पिटेगा मेरे हाथ से। अब जा अक्षता के पास, मैं नूडल्स बनाकर भेजती हूँ तुम्हारे लिए, वैसे भी उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो इस टाइम उसका जो मन करता है खाने को मुझे बता, मैं बनाकर खिला दूंगी, मैं भी तो चाहती हूँ अपनी बहू की इस टाइम हर इच्छा पूरी कर सकूं। अविनाश ने शिवांगी की गाल पर किस की और कहा, आप दुनिया की बेस्ट मोम हो, आई लव यू मॉम। एपिसोड 178, तुम मेरे बेटे हो नील। शिवांगी ने अविनाश की बात सुनकर एक स्माइल की और कहा, हाँ अब सदा मक्खन मत लगा और जा अक्षता के पास, मैं लाती हूँ नूडल्स तुम्हारे लिए, अभी उसे अकेला नहीं छोड़ना ना। शिवांगी की बात मानकर अविनाश किचन से बाहर निकल गया और जैसे वह कमरे की तरफ जाने लगा उसका फोन बजने लगा। अविनाश ने देखा किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा था। अविनाश ने फोन उठाया और कहा, हेलो। सामने से किसी की आवाज नहीं आई। अविनाश ने 2-3 बार हेलो बोला, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद फोन कट गया। अविनाश ने गुस्से से कहा, ये कौन बेवकूफ है जो रोज फोन करता है और सामने से कोई आवाज भी नहीं आती, फोन काट देता है, जरूर कोई पागल ही होगा। अविनाश रूम में गया और देखा कि अक्षता बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अविनाश को ऐसे खाली देखकर अक्षता ने कहा, आप बनाकर नहीं लाए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अविनाश ने अक्षता के पास बैठे हुए कहा, टेंशन क्यों ले रही हो, मैं बना ही रहा था, लेकिन वो मॉम आ गई तो उन्होंने कहा वह बना देंगी, वैसे भी मोम तुम्हें तो पता है कितना बढ़िया खाना बनाती है, वह बना रही है, आती होगी तुम्हारी नूडल्स लेकर, कुछ मिनट सब्र तो करो। अक्षता ने कहा, अविनाश आपने मॉम को क्यों परेशान किया? उद्धरण चिन्ह डॉट। इस वक्त रात कितनी हो गई है, वो अभी हमारी वजह से किचन में, अगर आपको नहीं बनाना आता था तो मुझे बता देते, मैं खुद बना लेती, लेकिन इस टाइम। अभी अक्षता की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिवांगी रूम में आ गई। उसने दरवाजा नॉक किया और उसके हाथ में नूडल्स का प्लेट था।
शिवांगी ने अक्षता की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, ये तो पिटने वाला था मेरे हाथ से, अब तुम्हें भी मार पड़ेगी। तुम दोनों कैसे बच्चे हो, अपने माँ बाप से बहुत छुपाते हो और बच्चों की वजह से कभी माँ बाप परेशान हुए हैं क्या? इससे तो मुझे यही उम्मीद थी अक्षता, तुम भी ये सब करोगी, यह मैंने नहीं सोचा था। अक्षता, सॉरी मॉम, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, बस मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। रात काफी हो गई है ना, आप भी सो रही होगी इसी वजह से। शिवांगी कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे की बेल बजी। अविनाश ने उठते हुए कहा, लगता है पेस्ट्री आ गई तुम्हारे लिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। अविनाश उठा और दरवाजे पर गया और उसने डिलीवरी बॉय पेस्ट्री लेकर उसे पैसे और टिप दोनों दे दी। शिवांगी ने नूडल्स का प्लेट और अक्षता के सामने रखते हुए कहा, अच्छा तुम ये खाओ और बताओ कैसे बने हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट, आज काफी दिनों के बाद बनाया ना, उद्धरण चिन्ह। तभी अविनाश रूम में आया, उसने पेस्ट्री वाला बॉक्स बेड पर रखते हुए प्लेट में से चम्मच उठाया। नूडल्स खाने ही वाला था कि शिवांगी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, बिल्कुल भी नहीं, पहले अक्षता खाएगी। अगर तुम्हें चाहिए तो किचन में से और ले आओ, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ यही खाएगी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। अविनाश ने मुंह बनाते हुए कहा, मॉम ये तो गलत बात है ना। बहू की तरफदारी ठीक है, लेकिन बेटे को ऐसे भूखा तो मत रखो। अक्षता हंसने लगी और शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रामेबाज कहीं के, मैंने कहा ना किचन में और ले आओ, लेकिन इनमें से कुछ छुएगा तक नहीं। अक्षता तुम आराम से खाओ, मैं इसे खुद लाकर दे देती हूँ, वरना यह ऐसे नौटंकी करता रहेगा। शिवांगी वहां से चली गई और अविनाश ने अक्षता को खाते देखकर कहा, अच्छा एक बाइट दो ना, अब तो मोम भी यहाँ नहीं है। अक्षता ने वो प्लेट अपनी तरफ करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, यह मॉम मेरे लिए बनाया है ना, आपके लिए और आ रहे हैं, वह खा लीजिएगा, मेरे नूडल्स को हाथ भी नहीं लगाना। अविनाश, अच्छा जी, अब आपने भी पार्टी बदल ली, कोई बात नहीं, ये पेस्ट्री तो मेरी है ना, अब मैं भी नहीं दूंगा। अविनाश की बात सुनकर अक्षता का मुंह बन गया और अविनाश ने स्माइल करते हुए वो बॉक्स वापस अक्षता के सामने रख दिया। अक्षता में वह बॉक्स खोला और चम्मच से उसमें से पेस्ट्री खाने लगी। अक्षता को खाते देखकर अविनाश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह खुश था कि अक्षता ने सुबह से कुछ तो खाया और अभी खाने के बाद उसे वॉमिटिंग भी नहीं हो रही थी। एक अंधेरा कमरा। कमरे में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। वहां कमरे के बीचों बीच टेबल और चेयर रखी हुई थी जिस पर कोई आदमी बैठा हुआ था। अंधेरे में उसे आदमी का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक काली परछाई की तरह हो दिखाई दे रहा था। उस आदमी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वो आदमी शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसे आदमी ने कहा, सालों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है, बस किसी तरह उसे अपना बनाना चाहता हूँ, अपने पास लाना चाहता हूँ। इतने सालों तक अपने बेटे से दूर रहा हूँ, मैं अब और नहीं रह सकता। उसकी आवाज सुनकर तो मैं और भी ज्यादा उससे मिलने को बेताब हो रहा हूँ। बस मुझे किसी तरह मेरा बेटा, चाहे किसी भी कीमत पर, जल्द से जल्द। इतना कहते उसे आदमी ने फोन कट कर दिया और खुद से कहा, नील मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा आ गए हैं। सालों तक तुमने जो कुछ भी सहा होगा मैं सब समझता हूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है बहुत देर हो गई है, इतने सालों में तो तुम अपने माँ बाप को भूल तक गए होंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में याद दिलाऊं कि तुम मेरे बेटे हो। नील राज पुरोहित। इतना कहते हैं वह आदमी कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। वहां टेबल पड़ा, उसका फोन दोबारा से बजने लगा, लेकिन वह आदमी वहां नहीं था, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। फोन काफी देर बजने के बाद खुद से बंद हो गया। अगली सुबह, सिंघानिया हाउस। सुबह के 7 बजे बज रहे थे और करण और युवंशी अपने बिस्तर में सो रहे थे। उन्होंने ब्लैंकेट ले रखा था और दोनों ने कपड़े पहने नहीं थे। दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर पड़े हुए थे, जैसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कल रात दोनों के बीच क्या कुछ हुआ था। 7 बजे बजने का अलार्म बजते ही करण और युवांशी की आंख खुल गई। करण आंखें बंद किए हुए कहा, युवांशी उठो, 7 बज गए हैं और तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है ना, मेरे साथ जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। युवंशी, तुम जानते हो ना करण, सिर्फ यही एक आदत है जिसमें मैं सुधार नहीं पाई।
मैं उठ नहीं पाऊंगी इतनी जल्दी, अभी बस 10 मिनट और सोने दो। मैं कल रात पूरी रात जगी हूँ, तुम्हारी वजह से 1 मिनट भी सोने को नहीं मिला। करण, हाँ तो तुम्हें किसने कहा था पहले वह मजाक करने के लिए? अब मैंने सीरियस ले लिया तो मुझे क्यों सुना रही हो? मैं भी तो जगा ही हूँ तुम्हारे साथ, अच्छा हटो, मुझे उठने दो। करण ने युवांशी को पीछे किया और खुद बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। करण अपने कपड़े पहने और वॉशरूम की तरफ चला गया। करण के जाते ही युवांशी ने आंख खोली और अपना फोन उठा लिया। थोड़ी देर बाद करण वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि युवांशी अपने फोन पर कुछ टाइप कर रही थी। करण ने वहां आते हुए कहा, हाँ बस सुबह सुबह उठते ही फोन में लग जाओ, देखना तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगे ऐसे। युवांशी, अब सुबह सुबह तुम कोई अच्छी बात मत करना, मेरी सुंदर प्यारी आंखों को खराब करने के लिए दुआ मांगते रहो बस। करण ने युवराज के पास आकर उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अगर 5 मिनट में नहीं उठी तो मैं पानी की बाल्टी लाकर यहाँ तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा, और तुम जानती हो मैं कुछ भी मजाक में नहीं कहता। करण की बात सुनकर युवांशी सी जल्दी में उठी और कहा, हाँ हाँ उठ रही हूँ, वैसे भी तुम्हें धमकी देने के सिवा और कुछ आता भी है? करण, अभी पूरी रात जागने के बाद भी तुम्हें लगता है मुझे कुछ और नहीं आता? लगता है आज रात भी जागने का ही प्लान है तुम्हारा। युवंशी ने करण की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी की और कहा, नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी, अच्छा साइड हटो, मुझे वॉशरूम जाने दो, मुझे रेडी होना है, जो तुम भी अपनी एक्सरसाइज वगैरह करो। करण, अच्छा तुम्हें रेडी हो जाओ जल्दी से, हम दोनों चलते हैं जिम के लिए, वैसे भी अभी 1 घंटा है। युवांशी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानती हो ना पहले मेरा वेट कितना कम होने लगा है, अब ऐसे में जिम करवाओगे मुझे? करण, हाँ तुम्हारी तो ऐश है, बिना मतलब के पेट कम होता जा रहा है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो और हमें देख लो, वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि कहीं बढ़ न जाए। युवांशी, वॉटेवर। युवांशी वॉशरूम की तरफ चली गई और करण ने अपने जिम वाले कपड़े और शूज पहन लिए। उसने अपनी वॉच पहनी और रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब युवांशी वापस रूम में आई तो उसने देखा कि करण जा चुका था। वो समझ गई कि करण जिम के लिए निकल चुका है। युवांशी ने कपड़े चेंज किया और नीचे चली गई। युवराज का घर, सुबह का टाइम। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अक्षता का मन नहीं था ब्रेकफास्ट का, इसलिए शिवांगी ने उसे फोर्स भी नहीं किया। अक्षता अपने रूम में ही बैठी हुई थी। युवराज ने कहा, शिवांगी अक्षता ब्रेकफास्ट पर भी नहीं आई, कल सुबह भी उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी ना, उसे बुला लो। अविनाश ने कहा, नहीं डैड, वो कल रात मॉम ने अक्षता आपके लिए नूडल्स बना दिए थे, उसने वह खा लिए थे, अभी वह कह रही थी कि उसे फिर से वॉमिटिंग हो रही है इसलिए वह नहीं खाएगी। शिवांगी, कोई बात नहीं, तुम लोग परेशान मत हो, मैं उसे कुछ खिला दूंगी अच्छा सा बनाकर, मुझे तुम दोनों से ज्यादा चिंता है अपनी बहू की। सभी बातें करते ब्रेकफास्ट करने लगे। थोड़ी देर बाद जब सबका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो युवराज अपनी वॉच पहनते हुए रूम से बाहर निकला। तभी दरवाजे की बेल बजी और शिवांगी ने कहा, आज इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अविनाश, मॉम मैं देखता हूँ, आप अपना काम कीजिए। अविनाश जैसे दरवाजे पर गया और उसने दरवाजा खोला, सामने खड़े इंसान को देखकर वह एकदम से हैरान रह गया। शिवांगी ने अविनाश के पास आते हुए कहा, क्या है अविनाश, ऐसे मुंह क्यों खुला रह गया तुम्हारा? कौन है दरवाजे पर? शिवांगी ने सामने देखा तो वह भी एक पल के लिए हैरान रह गई थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा। युवराज अभी भी अपने शूज की लेसेस बंद कर रहा था, इसीलिए उसने उन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एपिसोड 179, अविनाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं। युवराज ने अपनी शूज बंद करके शिवांगी और अविनाश की तरफ देखा और कहा, अब दोनों माँ बेटा वही दरवाजे पर खड़े रहोगे क्या? कौन है, उसे अंदर तो बुला लो। शिवांगी ने कहा, युवराज वो मॉम आई है। आपकी माँ का नाम सुनते युवराज के हाथ वहीं रुक गए और उसने नजर उठाकर देखते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम शिवांगी? युवराज जल्दी से दरवाजे पर गया और उसने देखा सामने मिसेज ओबरॉय खड़ी थी और उसके साथ उसका हाथ पकड़कर अथर्व भी खड़ा था। युवराज ने मिसेज ओबरॉय को देखते ही कहा,
मॉम आप यहाँ अचानक। व्हाट प्लेजेंट सरप्राइज। आपने बता तो दिया होता, मैं खुद आ जाता आपको लेने के लिए। मिसेज ओबरॉय ने कहा। हाँ पहले अंदर तो बुला ले, यहाँ दरवाजे पर खड़े ही सभी सवाल पूछ लेगा क्या? पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ और तुम हो कि वही दरवाजे पर ही बातें करे जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। युवराज ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। वो मैं सॉरी मॉम को मैं खुशी खुशी में भूल ही गया, आप अंदर आइए ना। युवराज ने आकर मिसेज ओबरॉय का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर लेकर आने लगा। मिसेज ओबरॉय अंदर आए और हाल में ही खड़ी हो गई। अविनाश उनके पास आकर उनके पैर छूने लगा, तभी मिसेज ओबरॉय पीछे हट गई और शिवांगी से कहा। शिवांगी मेरी पोती कहाँ है? उससे मिलने ही आए हूँ यहाँ, वह खुद तो आएगी नहीं इसलिए उसकी दादी खुद आ गई, आज बुलाओ उसे जल्दी से, मैं भी तो देखना चाहती हूँ अपनी पोती को, फोटोज और वीडियो में ही तो देखा है हमेशा। युवराज और शिवांगी मिसेज ओबरॉय की तरफ देखकर थोड़ा हिचकिचाए और शिवांगी ने कहा, वो मॉम एक्चुअली युवांशी ने शादी कर ली। शिवांगी की बात सुनकर मिसेज ओबरॉय को जैसे एक बहुत बड़ा धक्का लगा हो। मिसेज ओबरॉय ने कहा, क्या मजाक है ये? युवांशी ने शादी कर ली और तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं। मेरा मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी तो जो तुम अपनी माँ को बताना ही भूल गए, इतना पराया कर दिया मुझे, मेरी इकलौती पोती है वो, उसकी शादी हो गई और तुम लोगों ने मुझे। युवराज, वो मॉम सच में सब बहुत जल्दी जल्दी में हो गया और युवांशी ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। करण सिंघानिया। सिंघानिया अंपायर का सीईओ है। लड़का अच्छा है, इसीलिए पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन अब सब ठीक हो गया है। मिसेज ओबरॉय ने गुस्से से कहा, चाहे जो कुछ भी हुआ हो लेकिन इतनी बार फोन पर बात हुई है, तुम लोगों ने मुझे एक बात बताया नहीं कि युवांशी ने शादी कर ली। मैं दादी हूँ उसकी, मुझे पूरा हक है उसके बारे में जानने का और तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी मुझसे। अगर आज भी मैं नहीं आती तो मुझे तो अभी तक पता नहीं चलता। मुझे तो शायद तभी पता चलता है जब युवांशी के 2-4 बच्चे हो चुके होते। युवराज अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा लेकिन उसे कंट्रोल नहीं हुई और वह हंसने लगा। मिसेज ओबरॉय ने कहा, युवराज तुम हंस रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं कोई मजाक नहीं कर रही यहाँ पर। युवराज ने मिसेज ओबरॉय के पास आकर कहा, मॉम आप चिंता क्यों कर रही है, सब ठीक है अब, और अगर आप कहें तो मैं आपको युवंशी से मिलवा लाता हूँ, हम उसे फोन कर लेते हैं, वो यही आ जाएगी आपसे मिलने, इतनी टेंशन मत लिया कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मिसेज ओबरॉय, मेरी तबीयत की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? इतनी तबीयत की चिंता होती तो ऐसे थोड़ी ना मुझसे बातें छुपाते या मुझे मिलने ना आने का बहाना ढूंढते रहते। शिवांगी ने मिसेज को समझाकर शांत किया और उन्हें अंदर लाकर सोफे पर बिठाया। अथर्व भी उनके पास बैठ गया। अथर्व शिवांगी और युवराज से गले मिला, फिर उसने अविनाश से भी हाथ मिलाया। अथर्व अपने माँ के स्वभाव से एकदम उल्टा था। वह बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था, उसे कभी किसी से शिकायत या शिकवा नहीं होता था। शिवांगी ने कहा, तुम बताओ अथर्व बेटा, क्या चल रहा है आजकल? तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो गया होगा ना? अथर्व, नहीं चाचा, अभी इंजीनियरिंग बीटेक चल रही है और मैं अभी पिछले फाइनल ईयर में टॉप किया है। शिवांगी, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है अविनाश ने भी स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से टॉप किया है और उससे काफी ज्यादा स्कॉलरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत होशियार हैं। अथर्व ने कहा, थैंक यू चाचा, आप बहुत अच्छी हैं। मिसेज ओबरॉय ने कहा, लेकिन मेरा अथर्व होशियार होने के साथ साथ बहुत ही संस्कारी और गुणी है। बड़ों की इज्जत करना, उनसे तमीज से बात करना, कैसे पेश आना है, सब पता है। मुझे एक पल के लिए भी उदास नहीं देख सकता। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये नीतू का बेटा है। ये एकदम मेरे रणवीर जैसा ही है। अथर्व ने मिसेज ओबरॉय के पास आते हुए कहा, क्या दादी आपके पास मॉम की बुराई करने के लिए पूरा दिन बाकी है? आप बैठी चाची से करती रहना, अभी आप जिस काम के लिए आए हैं वो तो पूरा कर लीजिए, बातें बातें कीजिए अपने बेटे बहू से। इतने दिनों से मिलने मिलने की रट लगाई हुई थी और जब मिल गई है तो फिर से वही औरतों वाली बातें। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वैसे मुझे लगता है तुम मेरी कंपनी के हो।
इन लोगों की बातें तो खत्म नहीं होगी। अथर्व अविनाश तुम आओ हम लोग टेरेस पर चलकर बातें करते हैं। दोनों सास बहू को बातें करनी है तो उन्हें करते रहने दो। युवराज। अथर्व और अविनाश ऊपर चले गए और शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय से कहा, आप बताएं मॉम आपकी तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? नीतू भाभी कैसी है और रणबीर भैया? मिसेज ओबरॉय। वो दोनों बिल्कुल ठीक है बेटा, और उन दोनों को अपने सिवा किसी और की परवाह भी है। रणवीर को भी अपनी तरफ मिला लेती है। हालांकि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, कभी मुझे आंख उठाकर बात तक नहीं की, लेकिन उसका बस चले तो अथर्व और रणवीर को लेकर मुझे घर से ही निकाल दे। शिवांगी। लेकिन मॉम अब तो नीतू भाभी में काफी चेंज आ गया है ना, मैंने देखा तो वो कैसे अच्छे से आपसे बात करती हैं और आपके ख्याल भी रखती है, आपकी बात भी नहीं टालती। मिसेज ओबरॉय। हाँ वह सब इसलिए क्योंकि उसे अपने बाप का डर है। उसे पता है ना अगर मैं उसके बाप से कुछ भी कह दिया तो वो उसकी वह क्लास लगाएगा कि वो याद रखेगी। अच्छी बात है ना, उसका बाप बहुत भला इंसान है और वैसे भी धर्म कर्म वाला इंसान है। बड़ों का इज्जत सम्मान करना उसका पहला धर्म है। इसलिए अपनी बेटी को किसी का निरादर करते हुए देखेगा तो उसकी जान ही ले लेगा ना, इसलिए बस वो थोड़ा डरती है। मिसेज आगे कुछ और कहती है उससे पहले ही अक्षता रूम से बाहर आए और हाल में आते हुए कहा, मोम मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, प्लीज आप कुछ बनवा दीजिए। शिवांगी ने सोफे से उठते हुए कहा, अक्षता आओ देखो दादी आए हैं, दादी से मिलो और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। मिसेज ओबरॉय वापस पलट कर देखा, अक्षता भी मिसेज ओबरॉय को देखकर उनके पास आए और उनके पैर छुए। अक्षता को देखते हुए मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी से पूछा, ये कौन है शिवांगी बेटा? इसे तो मैंने पहले नहीं देखा, कोई रिश्तेदार आई हुई है क्या? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मॉम ये रिश्तेदार नहीं, अविनाश की बीवी है, आपकी बहू, और आपको एक और मुबारकबाद देनी थी कि आप परदादी बनने वाली है और मैं दादी। अक्षता प्रेग्नेंट है। मिसेज ओबरॉय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, शिवांगी बेटा मैं तुमसे बात करने आई हूँ तो उसे कहो अपने कमरे में जाकर आराम करे। मैं नहीं चाहती कि यह मेरे सामने आए, न ही मुझे इसके पति से कोई लेना देना है और न ही इससे। तुम लोगों की जिद की वजह से तुम लोग इसे अपने घर रखे हुए हो, लेकिन मेरी पोती सिर्फ और सिर्फ युवंशी है, उसके और अथर्व के सिवा मेरा नहीं कोई पोता नहीं कोई पोती है, तो इससे तो मेरा कोई रिश्ता बनता ही नहीं। मिसेज ओबरॉय की बात सुनकर अक्षता का दिल टूट सा गया। वह उतरे हुई चेहरे के साथ शिवांगी और मिसेज ओबरॉय की तरफ देख रही थी। अभी उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह एक पल में खत्म सी हो गई थी। शिवांगी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन समझ गई और उसने बात बदलने की कोशिश की। शिवांगी, मॉम आप भी ना अभी तक नाराज है कि हमने युवंशी और अविनाश की शादी के बारे में बताया नहीं आपको? शिवांगी ने अक्षता से कहा, अक्षता बेटा तुम रूम में जो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनवा कर लाती हूँ, वो ना तुम्हारी दादी अभी नाराज है क्योंकि हमने तुम दोनों की शादी के बारे में नहीं ना बताया इन्हें, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। मिसेज ओबरॉय कुछ कहती उससे पहले ही शिवांगी ने उनके हाथ पर हाथ रख दिया और उन्हें चुप करने का इशारा किया। अक्षता मुस्कुराते हुए वापस रूम में चली गई। अक्षता को ये सच लगा कि सच में मिसेज ओबरॉय उसकी शादी के बारे में ना बताने की वजह से नाराज है। अक्षता के जाने के बाद शिवांगी ने कहा, देखिए मॉम आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा जो भी है वो सिर्फ मुझे तक सीमित होना चाहिए। अविनाश और अक्षता मेरे बच्चे हैं, मैं चाहती कि उनके सामने आप कुछ भी बोल, अगर आपको बुरा लगा तो मैं पहले से ही माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मिसेज ओबरॉय ने कहा, शिवांगी तुम समझ भी रही हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम लोग क्यों उस अनाथ को यहाँ लेकर आए, और मुझे तो युवराज का समझ में नहीं आता वह कब से इन सब बातों में यकीन करने लगा। 20 साल से तुमने उनका पाल पोस कर बड़ा किया, बस ठीक है उसे उसका अलग घर देखकर दो और भेजो यहाँ से। अपने घर रखना, उसकी बीवी की सेवा करना, अब उसके बच्चे की भी। दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज मीटिंग हॉल में मीटिंग चल रही थी। युवंशी अपने प्रेजेंटेशन दे रही थी और करण सामने में चेयर पर बैठा हुआ था, उसके पास कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जिनके साथ उनकी मीटिंग हो रही थी। सामने टीवी पर पूरी डिटेल शो हो रही थी और युवंशी क्लाइंट को सब डिटेल में समझ रही थी।
प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद क्लिंट में खुश होते हुए उठे और कहा, वेरी गुड जॉब मिसेज सिंघानिया, आप सच में बहुत टैलेंटेड है। मिस्टर सिंघानिया, यू आर वेरी लकी टू बी हर हस्बैंड। करण ने उठते हुए कहा, मिस्टर चौहान, आई नो। एपिसोड 180 अविनाश के लिए गुमनाम लेटर। मिस्टर चौहान ने कहा, तो चलिए, हमारी तरफ से डील डन है मिस्टर सिंघानिया, बस एक शर्त है। करण और युवांशी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर करण ने कहा, कैसी शर्त? मिस्टर चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्त यह है कि आप दोनों को हमारे साथ लंच पर चलना होगा। उसकी बात सुनते ही युवांशी ने स्माइल की और कहा, जरूर मिस्टर चौहान, बल्कि आज का लंच हमारी तरफ से होगा। सभी उठे और डील फाइनल होने की खुशी में एक दूसरे से हाथ मिलाया और बाहर जाने लगे। युवांशी भी उनके साथ ही उनके पीछे बाहर जाने वाली थी। तभी करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भी कंग्रेचुलेट करने का मौका दो। युवांशी करण के पास आए और उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, हाँ, तुम्हें तो मौका मिलेगा कंग्रेचुलेट करने का, लेकिन अभी यहाँ इतने लोगों के बीच मौका नहीं दे सकती ना। तो तुम्हें घर जाकर मिलेगा मौका, अच्छे से कंग्रेचुलेट कर लेना, जैसे दिल करे वैसे। करण ने मुस्कुराते हुए युवांशी की कमर पर अपनी पकड़ कस ली और कहा, आज बड़े रोमांटिक मूड में हो। उद्धरण चिन्ह डॉट। क्या खा लिया आज? पहले इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन और इतनी मेहरबानी मुझ पर। युवांशी, क्या करूं, अब तुम पर प्यार ही बड़ा आ रहा है। दिल कर रहा है तुम्हें कच्चा खा जाऊं। करण ने युवांशी के गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया और युवांशी की एक आंख निकल गई। युवांशी ने करण के कंधे पर पिंच की और कहा, बेवकूफ, यहाँ कभी भी कोई आ सकता है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते ना, और तुम हमेशा बाइट ही क्यों करते रहते हो? इतनी बुरी लगती हूँ मैं तुम्हें, कभी प्यार से भी किस कर लिया करो। करण, इतनी अच्छी लगती हो तभी तो बाइट करता हूँ, वरना किसी क्या तुम्हारे पास भी ना आऊं। तुम जानती ही हो करण सिंघानिया के बिहेवियर को। अच्छा, ये सब छोड़ो, हमें उनके साथ लंच पर जाना है, तुम्हें भी तो चलना है ना साथ। युवांशी, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जा रही, तुम जाओ उन लोगों के साथ, वैसे भी वहां मेरा क्या काम। युवांशी ने टेबल से अपना पर्स उठाया, तभी करण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और ऐसे कैसे, मन नहीं है तुम्हारा? काम क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो काम है वहां पर। यह मीटिंग तुमने अटेंड की, प्रेजेंटेशन तुमने बनाई, तुमने उनके सामने पेश की, और डील भी तो तुम्हारी वजह से डन हुई है ना। तो तुम नहीं जाओगी तो मैं जाकर क्या करूंगा वहां? एक काम करता हूँ, उनसे कह देता हूँ कि वह आज के लंच का प्लान कैंसिल कर दे। युवांशी, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। इतना सब सुनाने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी वजह से जाना तो पड़ेगा ही ना, तुम्हें तो मना नहीं कर सकती। करण और युवांशी मुस्कुराते हुए मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ के युवराज का घर। युवराज और अविनाश मिसेज ओबरॉय और अथर्व से काफी देर तक बातें करने के बाद ऑफिस के लिए निकल गए थे, क्योंकि आज वो पहले ही काफी देर से गए थे और उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अक्षता अपने रूम में आराम से सो गई थी। शिवांगी ने अक्षता के लिए अच्छा सा खाने को बनवाकर उसे खिला दिया था। मिसेज ओबरॉय भी खाना खाने के बाद दूसरे रूम में आकर बैठ गई थी और अथर्व भी उनके पास सोफे पर बैठा फोन पर कुछ देख रहा था। तभी शिवांगी रूम में आए और उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अथर्व बेटा, तुम बोर तो नहीं हो रहे ना? अच्छा, तुम्हें कुछ खाने के लिए लाकर दूं? अथर्व ने सोफे पर उठकर बैठे हुए कहा, नहीं चाची, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे भूख नहीं है। अभी अभी तो लंच किया, आप आकर हमारे साथ बैठिए, बातें कीजिए, आपसे बातें करने ही तो आए हैं और आप काम में लगी हुई हैं। मिसेज ओबरॉय ने कहा, हाँ शिवांगी बेटा, इतनी दूर से आए हैं ताकि अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ बातें करें, और बच्चे हैं कि वो सेवा में लग गए। अरे बहू की सेवा से फुर्सत मिले तो सास के पास भी बैठ जा, बहू तो यही रहेगी, सास तो चली जाएगी ना। शिवांगी मुस्कुराते हुए अथर्व के पास सोफे पर बैठ गई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अक्षता की तबीयत बस थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए उसे आराम करने को कहा है, नहीं तो वो सारा काम संभाल लेती है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मिसेज ओबरॉय,
शिवांगी बेटा, तुम बहुत भोली हो, तुम नहीं जानती हर कोई अच्छा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। शिवांगी, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये सब छोड़िए, आप अपने बारे में बताएं, आपकी तबीयत ठीक रहती है ना? मिसेज ओबरॉय, अब बस तुम लोगों से मिल ली तो मेरी तबीयत भी ठीक हो गई, बस मेरा मन तो नहीं है वापस जाने का, पर मैं अथर्व के बिना भी नहीं रह सकती ना। अथर्व मुस्काते हुए, कोई नहीं दादी, आप यही रहो, मैं कल आकर ले जाऊंगा आपको, जा मैं भी यहीं रह लेता हूँ। चाची, आप मेरी मॉम बन जाओ। शिवांगी मुस्काते हुए, तुझे कहने की जरूरत नहीं है बेटा, वैसे भी तो बेटा ही है मेरा, ऐसे कहने की क्या जरूरत है। मिसेज ओबरॉय, और जिसे बेटा बनाया है उसे किसके पास भेजना है? शिवांगी ने चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए और उसने कहा, मॉम उसे बनाया नहीं, वो मेरा बेटा ही है। आप मुझे जो कहना है कह सकती है, मैं बुरा नहीं मानूंगी, और आप जानती हैं मैं आज तक आपके किसी बात का बुरा मान भी नहीं है, क्योंकि माँ समझती हूँ मैं आपको और आप ही मुझे बेटी मानती है। लेकिन मॉम प्लीज, अविनाश और अक्षता के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, अविनाश मेरा अपना बेटा है और कोई उसे कुछ समझे या ना समझे मेरी जिंदगी है वो। जितना मुझे युवांशी से प्यार है उतना ही मुझे अविनाश से भी। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसके आगे और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि उनके बार बार कहने की वजह से शिवांगी को बुरा लग रहा है। मिसेज ओबरॉय दिल की बुरी नहीं थी और वो शिवांगी से बहुत प्यार भी करती थी। युवराज में तो उनकी जान बस्ती से शुरू से, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से अपने अलग होना ही पड़ा था। मिसेज ओबरॉय बस यही चाहती थी कि शिवांगी और युवराज अपनी बेटी युवांशी के साथ अच्छे से हंसी खुशी रहे, लेकिन वो उनके परिवार के बीच किसी और को आते हुए नहीं देख सकती थी, आखिर वह भी एक बड़े घर की बहू। माँ, सास और बीवी थी, वो एक बड़े बिजनेसमैन की बीवी थी, ऐसे कैसे किसी भी अनाथ को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो तो ये तक नहीं जानती थी कि अविनाश का खानदान कौन सा है, वह किसका बेटा है, कौन उसका बाप है। सिर्फ उसके माँ ने शिवांगी की जान बचाए, इस वजह से शिवांगी और युवराज उसे पाल पोस कर बड़ा किया, इतना उसके लिए बहुत था। लेकिन शिवांगी युवराज ने उसे अपना नाम दिया, अपने पास रखा, और आप उसे युवांशी के बराबर का हक दे रहे थे, ये मिसेज ओबरॉय को बर्दाश्त नहीं था। शिवांगी को लगा कि उसकी बातें सुनकर मिसेज ओबरॉय को बुरा लगा होगा कि शिवांगी ने उनके सामने जुबान लड़ाई है। शिवांगी सोफे से उठकर मिसेज ओबरॉय के पास जाकर बैठी और उनके कंधे पर सर रखते हुए कहा, मुझे गलत मत समझिएगा, पर आप भी तो एक माँ हैं ना। आप समझ सकती है, मैंने उसे अपना बेटा माना है और एक माँ अपनी बेटे के लिए कुछ भी नहीं सुन सकती, ना चाहे वह कोई भी हो। मिसेज ओबरॉय ने अभी शिवांगी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनका मुंह फुला हुआ था। शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय के कंधे से सर उठाते हुए कहा, अच्छा माँ, मुझे पता है आप कैसे खुश हो सकती है। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, आप कहें तो बताऊं? मिसेस ओबरॉय ने हाँ में सर हिला दिया और शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सरप्राइज यह है कि मैंने युवांशी को फोन किया है, वो निकल चुकी है, बस थोड़ी देर में आती ही होगी। आपको मिलना था ना अपनी पोती से, तो अच्छे से मिल लीजिएगा। मिसेज ओबरॉय के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने कहा, सच में युवांशी आ रही है? तुमने बताया ही नहीं मुझे। तुम्हें पता है मैं उसके लिए कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने सोचा था उसे ही दूंगी। अब वह आ रही है तो वो ले लेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने शादी कर ली, वरना मैं कुछ और लेकर आती। तभी दरवाजे पर डोर बेल बजी और शिवांगी ने उठते हुए कहा, देखा, बहुत लंबी उम्र है आपकी पोती की, लगता है आ गई। मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप यही रहिए, मैं उसे यही बुला लेती हूँ। शिवांगी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने सामने एक आदमी खड़ा था जिसने एक पोस्टमैन की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। शिवांगी ने उसे देखा तो वह समझ गई कि यह पोस्टमैन है। शिवांगी ने उस आदमी से कहा, जी बोलिए, किसे मिलना है आपको? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने कहा, मिस्टर अविनाश ओबरॉय के लिए कुछ लेटर आया है, मुझे ये लेटर उन्हें देना है, क्या आप उन्हें बुला देंगे? शिवांगी ने कहा, अविनाश तो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे दे दीजिए, कौन सा लेटर है ये? पोस्टमैन, आप कौन? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, मैं अविनाश की माँ हूँ शिवांगी ओबरॉय, आप मुझे बताए कौन सा लेटर है ये? उद्धरण चिन्ह डॉट।
मैं उसे दे दूंगी। पोस्टमैन ने वो लेटर शिवांगी के हाथ में देते हुए कहा, ठीक है मैम, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, मैं ये लेटर आपको दे देता हूँ, आप मिस्टर अविनाश ओबरॉय को दे दीजिएगा, यह उनके लिए कुछ जरूरी लेटर है। शिवांगी ने पोस्टमैन से पेपर लेकर उसे पर साइन कर दिए और उसको लेटर वापस रखते हुए कहा, ये कौन सा लेटर है जो इतना जरूरी है, वह भी अविनाश के लिए? एक बार खोल कर देखूं क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। अरे नहीं नहीं, उसके कोई ऑफिस का भी हो सकता है या उसके कोई जरूरी पेपर, ऐसे खराब नहीं करती, रख देती हूँ। शिवांगी उसे अंदर लिखकर आने वाली थी कि तभी फिर से वह पोस्टमैन दरवाजे पर आया और उसने शिवांगी को आवाज लगाते हुए कहा, मैम मेरा पेन आपके पास रह गया। शिवांगी ने वापस जाकर उसकी पेन पोस्टमैन कर दिया और पोस्टमैन ने कहा, मैम मिस्टर अविनाश से कहिएगा कि वह एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ ले, मिस्टर अविनाश के पापा ने भेजा है ये, उन्होंने कहा था कि यह खास उन्हीं के हाथ में देना, कुछ फोटोज भी है इसमें। वो पोस्टमैन तो वहां से चला गया, लेकिन शिवांगी ने हैरानी से खुद से कहा, युवराज को क्या जरूरत पड़ी थी घर पर ये लेटर भेजने की, जब अविनाश उसके साथ ही है तो वह उसे खुद ही दे देता। ये युवराज भी ना, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आता। शिवांगी, एक काम करती हूँ, खुद फोन करके युवराज को पूछ लेती हूँ कौन सा लेटर है, नहीं तो मैं भी ऐसे ही सोचती रहूंगी तब तक। शिवांगी ने अपना फोन निकाला, युवराज को फोन मिलाने लगी, सामने से युवराज की आवाज आई, हाँ बोलो स्वीटहार्ट, क्या हुआ, मेरी याद आ रही है क्या? कुछ देर पहले तो घर से गया हूँ। शिवांगी, युवराज अभी यह सब बातें बंद करो और मुझे ये बताओ तुमने कौन सा लेटर भेजा है घर पर अविनाश के लिए? तुम उसे वही दे देते ऑफिस में। क्या तुम भी बच्चों वाली हरकतें करते रहते हो? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कौन सा लेटर स्वीटहार्ट, अविनाश यहाँ मेरे सामने बैठा है, मैं उसे लेटर क्यों भेजूंगा, मुझे उससे कोई बात करनी है तो ऐसे ही कर लूंगा ना। लेटर अगर भेजना होगा तो तुम्हें भेजूंगा, लव लेटर। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।